हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि 2024 में जो पैटर्न था वही पैटर्न 2025 में भी आपका होने वाला है। तो उन्हीं को देखते हुए 2024 और 2025 का पैटर्न सेम है, इसीलिए 2024 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम आपके बीच लेकर आए हैं और आपको हल करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में पूछा था। तो आपको हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि आज के इस वीडियो में आपको हम जो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर था उनको एक एक क्वेश्चन को हम टाइप करके आपको और पूरी तरह से उसको एकदम से बेसिक से आपको एडवांस तक सबको एक्सप्लेन करके आपको सिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं। पूरी तरह से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। यानी कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न का 2024 वाला जो प्रत्येक प्रश्न था 1 से लेकर के 52 तक, उन सारे प्रश्न को हम टाइप करके आपके पास लेकर आए हैं और उन्हीं प्रश्नों को आज हम आपके बीच यहाँ पर सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। पूरी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न आपके पास हम लेकर आते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है आपके पास। पहला प्रश्न क्या कहता है, 84 का, किसका बोले ध्यान से देखिए, 84 का अभाज्य गुणनखंडन निकाले। क्वेश्चन में बोला है 84 का अभाज्य गुणनखंडन निकाले। सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पर देखिए 84 का ऐसे लिखेंगे 84, इसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर करेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब जाएगा 3 सते 21 और हो जाएगा 7 एकम 7। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 84 बराबर, देखिए क्या क्या आया हुआ है, तो आया हुआ है 2 गुने 2, फिर से आया हुआ है 3 गुने 7। तो आप इसको फाइनली क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 7। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पहला प्रश्न का आपका हल हो चुका है। चलिए अब सेकंड प्रश्न में आपको हम करके दिखाते हैं। सेकंड प्रश्न आपके पास क्या है, देखिए सेकंड प्रश्न में क्या कहता है कि एक संख्या को जब 43 से भाग दिया जाता है तो भागफल, ध्यान से देखिए, भागफल कितना हो गया, 31 है और शेषफल आपके लिए 32 दिया गया है। ठीक है, एक संख्या, तो संख्या आपकी क्या होगी। यानी कि आप लोग जानते हो कि जो भाग दिया जाता है उसको कहा जाता है भाजक। क्या कहा जाता है, भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसको कहा जाता है भाजक। तो भाजक यहाँ पर कितना दिया गया है, 43 दिया गया है। उसके बाद देखिए भागफल कितना दिया गया है, भागफल आपके लिए दिया गया है 31 और शेषफल देखिए, शेषफल जो दिया गया है वो आपके लिए दिया गया है 32। ध्यान से फिर से समझिएगा, जिससे भाग दिया जाता है, तो 43 से भाग दिया जाता है तो 43 आपके लिए क्या हो गया, भाजक हो गया। भागफल 31 दिया गया है, शेषफल 32 दिया गया है। यानी आपको क्या ज्ञात करने बोला है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको ज्ञात करने बोला है भाज्य बराबर, किसके बराबर, ध्यान से देखिएगा, तो भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला पे आपको क्या करना है, मान को फिट कर देना है। भाजक कितना दिया गया है, 43 गुने भागफल कितना दिया गया है, 31 प्लस शेषफल कितना दिया गया है, 32। 43 और 31 को यहाँ पर गुना कर लीजिए, 43 गुने 31 तो 43 हो जाएगा। फिर से 3 तिया 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 9 4 13 का 3 3 1333। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1333 प्लस 32। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, यानी 1365 इसका आंसर आएगा। तो आप लोगों ने फाइनली देखा कि संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 1365 होगा। संख्या भी हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करके लेकर आ गए। अब इसी प्रकार से सभी प्रश्न को एक एक करके हम आपको, सर 2024 में जो प्रश्न पूछा था ना, जो प्रश्न आपका मैट्रिक एग्जाम में पूछा था 2024 का, उन्हीं प्रश्न को आपको यह सेकेंड प्रश्न आपको बना करके दिखाएं। और इसी प्रकार से आपका 2025 में भी प्रश्न आने वाला है और आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। उन्हीं को देखते हुए हम यहाँ पर 2024 का प्रश्न को आपको फिर से एक सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। और आप इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लीजिए किस प्रकार का ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। अगला क्वेश्चन है 7/80 का दशमलव प्रसार कैसा है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, या तो शांत होता है या तो अशांत होता है। चलिए हम अब इसको बनाकर आपको दिखाते हैं, डिटेल आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कि किस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार होगा। तो जब भी इस प्रकार का 7/80 दिया रहता है
तो आप लोग को क्या करना पड़ता है उसको समझिए। जो इसका हर में रहता है ना, हर, तो हर को क्या करना है आपको, अभाज्य गुणन खंडन कर देना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हर का अभाज्य गुणन खंडन करना है। और हर का जब अभाज्य गुणन खंडन करोगे तो सिर्फ 2 और 5 आएगा। कितना कितना आएगा, 2 और 5 आएगा। तो कहोगे कि दशमलव प्रसार शांत होगा। और 2 और 5 को छोड़ करके कोई और संख्या अगर आ जाता है तो कहा जाता है कि दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो चलिए आपको करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 80 को तोड़ लेते हैं ऐसे। तो देखिए 2 चौके 8, फिर 2 बीस दाएं के 40, 2 दाएं के 20, फिर देखो 2 पछे 10, और फिर 5 एकम 5। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि 80 इज इक्वल टू, देखिए 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 गुने कितना है, 5 का पावर 1। तो जब इसका हर का अभाज्य गुणन खंडन किए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ कितना कितना आया हुआ है, 2 2 2 2 और 5 आया हुआ है। ठीक है, सिर्फ कितना कितना आया है, 2 2 2 और 5 आया हुआ है। तो आप सिंपल, आपको हम अभी पता है ना कि अगर इसमें जब हर का, जब हम लोग अभाज्य गुणन खंडन किया, हर का ही अभाज्य गुणन खंडन करना, ये भी ख्याल रहे। तो हर का जब अभाज्य गुणन खंडन हम लोग किए तो सिर्फ क्या आया, 2 2 2 2 और 5 आया है, और इसके अलावे कोई संख्या नहीं आया है। तो आपको बता देंगे यहाँ पर कि जब 2, ठीक है, और 5 रहता है तो शांत होता है। ठीक है, 2 और 5 रहता है तो क्या होता है, शांत होता है। और 2 और 5 को छोड़कर, 2 5 को छोड़कर कोई और आ गया, छोड़कर यानी कि कोई और आ जाता है तो क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। इसका आप लोग ख्याल कर लीजिएगा। ठीक है, और इनका जानकारी आपको होना चाहिए। शांत होने के लिए 2 5 आएगा तो शांत, अशांत होने के 2 और 5 को छोड़ के कोई और आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। तो इसका हम लोग क्या कह सकते हैं कि 70/80 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। तो लिखेंगे 7/80 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब क्यों होगा वो आप लोग को अभी हम बता दिए सर। ठीक है, यहाँ पर केवल इसका हर का अभाज्य गुणन खंडन करने पर केवल क्या आया है, 2 और 5 आया है, इसलिए क्या होगा, इसका शांत आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखता है ग्राफ y बराबर px में शून्यकों की संख्या है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करना है। देखिए शून्यकों की संख्या आपके लिए क्या हो सकता है सर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके लिए क्या है, एक है यहाँ पर और एक यहाँ पर है, 2 ही ठो ना आपके पास है। फिर से रिपीट करके आपको दिखा देते हैं सर। देखिए यहाँ पर एक ठो है और यहाँ पर एक ठो है। कै जगह कटा हुआ है, 2 जगह कटा हुआ है। तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा फाइनली। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, शून्यकों की संख्या। इस तरह का प्रश्न आज तक हमको नहीं लगता है कि कोई स्टूडेंट ऐसा कोई प्रश्न को मतलब गलत करता होगा। फिर भी अगर कोई गलत कर दे सर तो उससे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा प्रश्न देखिए देख करके लिख देना, कई जगह कटा हुआ है, एक्स का लाइन में कई जगह कटा हुआ है, 2 जगह। तो शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस क्लियर हो गया काम। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपके पास देखिए, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में क्या कहता है, द्विघात बहुपद टी स्क्वायर -5 के शून्यक निकाले। शून्यक निकालने बोला है, तो शून्यक आपको चलो निकाल करके दिखाते हैं सर। कैसे शून्यक ज्ञात किया जाएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा जाएगा टी स्क्वायर -15 बराबर 0। आपको सॉल्व करके दिखा रहे, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए टी स्क्वायर क्या दिया गया है, टी स्क्वायर -15। 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। क्योंकि आप लोग जानते हो जैसे √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 15 होता है। तो 15 √15 का स्क्वायर 15 होता है। तो क्या 15 की जगह हम लोग √15 नहीं लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसे √15 का स्क्वायर लिख दिया बराबर। अब आप लोग जानते हो एक फॉर्मूला होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a + b, और क्या हो जाता है, a - b। ऐसा एक फॉर्मूला हो जाता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूले पे बैठा देते हैं t माइनस, एक बार t + √15 लिख देंगे और एक बार लिख देंगे t - √15 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ध्यान से देखिए, हम लोग इसको क्या लिखेंगे, t + √15 बराबर भी 0 लिखेंगे। ठीक है, सभी को ध्यान से देखिएगा। अगला फिर क्या लिखेंगे, t - √15 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब हम लोग सारे के स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, t + 15 उधर जाके क्या हो जाएगा, -√15 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए t जो है -15 उधर जाके क्या हो जाएगा, +√15 हो जाएगा। तो देखिए एक बार t का मान माइनस में आया है और एक बार t का मान क्या में आया है, प्लस में आया है। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं,
शून्यक बराबर क्या लिख सकते हैं, शून्यक, शून्यक बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -√15 और एक क्या हो जाएगा, +√15। तो इस प्रकार से इसका दो हल निकल जाता है, एक माइनस में निकलता है और एक क्या में निकलता है, प्लस में निकलता है। ये प्रश्न संख्या 5 था आपके लिए। प्रश्न संख्या 6 की ओर आपको लेकर के चलते हैं सर। प्रश्न संख्या 6 अब देखते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न संख्या 6 है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + 3y = 5 और दूसरा है 2x + ky, ठीक है, बराबर कितना दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए, 2x + ky बराबर 1 आपका दिया गया है। अब चलो हम लोग यहाँ पर बनाकर आपको दिखाते हैं कि बोलता है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय का इतना इतना का कोई भी हल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, कोई हल कब नहीं होता है, जब जो होता है कि समांतर रेखा होता है, ठीक है, क्या होता है, समांतर रेखा। देखिए, एक होता है समपाती, एक होता है छेदक। तो छेदक रेखा होगा तो एक अद्वितीय हल होगा, समपाती रेखा होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और समांतर रेखा होगा तो कोई हल नहीं होगा। तो चलिए, कोई हल नहीं होगा, कोई हल कब नहीं होगा, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2 बराबर ऐसे नहीं होता है C1/C2। ये फॉर्मूला जब लिखा जाता है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2, तो क्या कहा जाता है, इसका कोई हल नहीं होगा। अब एक बार बता देते हैं सर आपको, जब A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 तो इसको क्या कहते हैं, एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक ना, एक अद्वितीय हल होगा। उसके बाद क्या होता है, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर होता है C1/C2। तो हम लोग कहते हैं अनेक हल, क्या कहा जाता है, अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी बहुत सारे हल होगा। और A1/A2 बराबर होता है B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2, तो कोई हल नहीं होगा। याद रखिएगा, तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस चीज़ को हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। देखिए, ये 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन है कि A1/A2 बराबर होगा B1/B2, तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो एक अद्वितीय हल होगा। A1/A2 सब का सब बराबर हो जाएगा तो अनेक हल होगा, और शुरू वाला 2 बराबर होगा, बाद वाला बराबर नहीं होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए, अब इसी में हम लोग मान रख करके देखते हैं कि A1 का मान देखिए कितना दिया गया है, 4, A2 का मान दिया गया है 2 बराबर, B1 का मान दिया गया है 3 और B2 का मान दिया गया है k, ठीक है, और बराबर नहीं होगा, C1 का मान दिया गया है -5। देखिए, यहाँ पर ये +5 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, -5 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये इस साइड जब आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। उसी प्रकार C2 का मान प्लस में दिख रहा है, लेकिन क्या बनाना पड़ेगा, माइनस में, तो ये माइनस में तो कट गया। अब इसका सिंपल हल कैसे करना पड़ता है, देखिए, ये बराबर नहीं है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न में क्या कहता है कि ये वाला बराबर नहीं है, उधर का छोड़ दीजिए, कम से कम इतना तो बराबर है, इसको हल करके देख लीजिए। तो देखिए, 4/2 लिख लेंगे बराबर क्या लिखेंगे, 3/k। अब इसको हल कर दीजिए, कैसे हल कीजिएगा, देखिए, 2 इसको तिरछा गुना कर दीजिए। तिरछा कैसे गुना किया जाता है, इसको भी एक बार देख लीजिए। एक बार इसको इससे गुना कर दीजिए, एक बार इसको इससे गुना कर दीजिए, एक बार करके आपको दिखाते हैं सर, आपको पता चल जाएगा। देखिए, तो k और 4 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4k बराबर 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। तो आपको किसका मान फाइंड आउट करना था, k = तो k बराबर क्या हो जाएगा, 6/4, यानी 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो आपका आंसर कितना हो गया, k बराबर 3/2। तो आपको इसी प्रकार से आपको हल करना है एकदम शॉर्टकट में, जल्दी जल्दी से। ये तो आपको पूरा हम एक्सप्लेन करके आपको दिखा रहे हैं ना सर, आपका एग्जाम के लिए, लेकिन आप अपने एग्जाम में इसको जितना फास्ट क्या कहा जाए, शॉर्टकट में फटाफट बनाते हुए चलोगे। हम आपको यहाँ पर डिस्कस करते हुए सबका A to Z हल आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई शॉर्टकट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर शॉर्टकट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको समझ में आना चाहिए कह के यहाँ पर सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करके आपको दिखा रहे हैं सर, कैसे इस प्रश्न को हल किया जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर आपको बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 7 में क्या कहता है, दिए गए आलेख के लिए कौन सा हल होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, दिए गए आलेख के लिए कौन सा हल होगा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि दोनों जो रेखा है एक ही लाइन में चला जाता है,
तो इसको कहा जाता है संपाती रेखा। क्या कहा जाता है? संपाती रेखा। और संपाती रेखा के लिए क्या हो जाता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। यहाँ पर हम आपको बताते, देखिए जब ये हो जाता है ना, इस चीज को ख्याल रहे, जब इस प्रकार का हो जाता है ये वाला, तो इसको क्या हो जाता है? अपरिमित रूप से अनेक हल। और इसी का जो लाइन होता है ना, बिल्कुल सीधा चला जाता है, एक ही लाइन पे दोनों क्या हो जाता है? चला जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है हम लोग के द्वारा? संपाती रेखा कहा जाता है। देखिए तो ये जो लाइन चल रहा है ना, देखिए ये लाइन है ऐसे, आपके लिए ध्यान से देखिएगा। देखिए ये जो लाइन चल रहा है, ये देखिए एक सीधा लाइन में से चला जा रहा है, ठीक है, सीधा लाइन में। एक इधर जाते हुए दिखा रहा है और एक इधर जाते हुए दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का दोनों क्या होगा? एक ही लाइन में चल रहा है। यानी कि इसका लिखता है दिए गए आलेख के लिए कौन सा हल होगा? एक ही लाइन में सबका सब क्या हो रहा है? चल रहा है। देखिए सर, एक इधर जा रहा है ऐसे, ठीक है, और एक रेखा इधर जा रहा है, यानी कि दोनों एक ही के ऊपर चल रहा है, एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइन चल रहा है। तो इस प्रकार के रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? संपाती रेखा कहा जाता है। और संपाती रेखा का याद रखिएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। यह कैसा रेखा है? संपाती रेखा। कैसा रेखा है? संपाती रेखा। संपाती रेखा है। नीचे लिखेंगे इसलिए अनेक हल होगा। कैसा हल होगा? अनेक हल होगा। जब आपका ऑप्शन में वहां पर रहेगा तो याद रख लीजिएगा, अनेक हल में टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। जो सबसे ज्यादा अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल लिखा हुआ रहेगा, उसी का आपको क्या करना है? टिक कर देना है सर। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आपको हम लेकर के चलते हैं सर। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। अगला प्रश्न आपके पास रैखिक समीकरण युग में क्या दिया गया है? देखिए रैखिक समीकरण युग में 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 है, तो रेखा किस प्रकार का होगा? अब देखिए इसको भी हम लोग तुलना करेंगे, इसको भी क्या करेंगे? तुलना करेंगे। कौन सा से तुलना करेंगे? एक बार देखो सर, तुलना करके बताते। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा, इसको तुलना ऐसे किया जाएगा, ध्यान से देखिए एक बार, कॉमा करके a1 बटा a2, b1 बटा b2, C1 बटा C2 से तुलना करने पर, देखिए से तुलना करने पर, अब इसको तुलना कर दो, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 से तुलना करके देखो कौन सा ऑप्शन को सही फॉलो करता है। देखिए हम आपको बताते हैं सर, यहाँ पर देखिए, देखो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा, बराबर नहीं होगा B1 बटा B2, तो एक अद्वितीय हल होगा। A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2, बराबर होगा C1 बटा C2, अनेक हल होगा। A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2, बराबर नहीं होगा C1 बटा C2, तो कोई हल नहीं होगा। अब इसमें से तीनों में से कौन सा को फॉलो करता है वो हम लोग को देखना है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन सा यहाँ पर फॉलो करने वाला है सर। देखिए इसमें तुलना करके देख रहे हैं, A1 का मान कितना है? 2 दिया गया है। A2 का मान कितना दिया गया है? देखिए ये A1 है, तो ये वाला आपके लिए A2 है। A2 का मान कितना है? 4, बराबर B1 का मान देखिए कितना है? -3, तो लिखेंगे -3। B2 का मान चेक करके देखिए कितना है? -6, तो क्या लिखेंगे? -6। अब फिर आपके लिए अगला देखिए सर, कॉमा B1 का मान देखो कितना दिया गया है? -3। फिर B2 का मान देखो कितना दिया गया है आपके लिए? B2 का मान दिया गया यहाँ पर -6, तो क्या लिखेंगे? -6। फिर कॉमा C1 का मान देखो यहाँ पर ये +8 दिख रहा है ना, लेकिन बराबर के उस साइड है, बराबर के उस साइड, इसलिए क्या ले लेंगे? इसको -8 ले लेंगे। बट्टा देखो ये +9 दिख रहा है ना उस साइड में, बराबर के उस साइड है, इसलिए क्या ले लेंगे? -9 ले लेंगे, इस प्रकार से। अब जरा ध्यान से देखिए, तो हम लोग जब इसको काटना स्टार्ट करेंगे तो फाइनली ये तो कट जा रहा है सर, हम लोग देख पा रहे हैं कि माइनस से माइनस कट जा रहा है, माइनस से माइनस कट जा रहा है। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, मान को सबको लिख करके देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा। तो क्या हुआ? 1/2 बराबर है 1/2, बराबर नहीं है 8/9, यही ना है? ये बराबर नहीं है, तो शुरू वाला 2 ठो बराबर है और आगे वाला बराबर नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये किस प्रकार का हो जा रहा है? A1/A2 हो रहा है, बराबर हो रहा है B1/B2, और बराबर नहीं हो रहा है क्या? C1/C2। तो हम बताए थे इस प्रकार के रेखा को समांतर रेखा कहा जाता है। इस प्रकार का जब हल निकल करके आता है A1/A2, B1/B2 बराबर नहीं होता C1/C2, इस प्रकार का जब निकल करके आता है, इसको हम लोग फाइनली क्या कहते हैं कि यह समांतर रेखा होगा। लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए यह क्या है? समांतर रेखा है। देखिए समांतर रेखा है,
समांतर रेखा है तो किस प्रकार का हल होगा, देखो रेखा किस प्रकार का होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेखा किस प्रकार का होगा, तो रेखा कैसा होगा, यह समांतर रेखा होगा, ठीक है ना, कैसा रेखा होगा, समांतर रेखा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ऐसा होता है तो यह समांतर रेखा होता है। अब चलो प्रश्न संख्या 8 हो गया, प्रश्न संख्या 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखता है द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 का शून्यक ज्ञात करें। तो हम लोग इसका शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आप लोग को पढ़ा है, पहले भी बताया गया, आज फिर बता देते हैं। लिखता है x² - 2x - 8 है बराबर क्या लिख लेंगे 0। अब इसको हल क्या करेंगे, x² माइनस, देखिए यहाँ पर दो संख्या, ठीक है, यहाँ पर क्या लेना है, दो संख्या आपको ऐसा लेना है, ठीक है, जिसको कि गुना करोगे तो 8 हो जाना चाहिए। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट को गुना कर लो तो 1 गुने 8 कर लोगे तो 1 गुने 8 यानी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो संख्या ऐसा लेना है। यहाँ पर नियम क्या है जानते हो आप लोग, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट और लास्ट को गुना कर देना है और फर्स्ट और लास्ट को गुना करके देख लेना है कि कितना आता है। देखिए फर्स्ट और लास्ट को गुना किया तो कितना आया, 8 आया। यहाँ पर दोनों बॉक्स में ऐसा दो संख्या लेना है जिनको गुना करोगे तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक निशान दिया गया है, यहाँ पर क्या निशान दिया गया देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है माइनस। ये माइनस क्या कहता है पता है, ये माइनस आपको कहता है कि घटा के कितना लाइएगा, 2 लाइएगा। तो घटा के लाएंगे यहाँ पर, तो लाएंगे यहाँ पर 4 और फिर क्या लिखेंगे 4x प्लस क्या लिखेंगे 2x। देखिए तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अगर समझ में नहीं आया होगा सर, हमारे पिछले वीडियो में जाकर के हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है, उनको जाकर के देखिए और डिटेल्स इसको समझिए, क्योंकि ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम इसको फिर भी एक्सप्लेन कर आपको दिखा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन पूरे एक्सप्लेन करके दिखा रहे हैं। तो चलिए अगर आपको आगे बताते हैं सर, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच कॉमन कर देंगे। तो देखिए x ले लेंगे, x - 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, दोनों में से यहाँ पर 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा। इनके बीच कॉमन कर दिए, देखो इनके बीच में कॉमन कर दिया गया और इनके बीच में क्या कर दिया गया, कॉमन कर दिया गया। सर इन दोनों के बीच में क्या किया गया है, कॉमन लिया गया है, तो कॉमन कर दिया गया बराबर क्या हो गया 0। तो x - 4 ब्रैकेट 1 और इनको मिला करके एक ठो लिख दो, +2 बराबर क्या हो जाएगा 0। सिंपल, x माइनस ये माइनस, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, x - 4 बराबर भी क्या कर देंगे 0 और x + 2 बराबर भी क्या कर देंगे 0। तो जब इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर क्या निकल कर आएगा, देखिए x बराबर क्या निकल कर आएगा +4 और x बराबर एक और क्या निकल कर के आएगा -2। देखिए x का मान दो ठो हम लोग का निकल कर आ गया। शून्यक लिखेंगे, शून्यक बराबर क्या लिखा जाएगा, शून्यक बराबर कितना आया 4 और -2। तो जो ऑप्शन 4 - 2 रहेगा उसी को आपको क्या करना है, टिक कर देना है। तो आप इसको थोड़ा फास्ट बनाइएगा, ठीक है, लेकिन बनाना तो पड़ेगा सर, क्योंकि ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 9 भी कंप्लीट हो गया, प्रश्न संख्या 10 की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10 में क्या कहता है, 2x², क्या है प्रश्न, ध्यान से देखिए, 2x² - x -√2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि विविक्तर ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि आपको मैथ का 4th चैप्टर होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसमें से आपका 5 मार्क्स का भी एक प्रश्न पूछता है, तो उन्हीं में से ऑब्जेक्टिव भी पूछा था। देख लिए पूछा क्या पूछा है, ये आपके लिए a का मान है, यहाँ पर एक छिपा है, ये आपके लिए क्या है b का मान है, और ये आपके लिए किसका मान है, c का मान है। ध्यान से देखिए, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो लिखेंगे हम लोग d बराबर क्या लिखेंगे, d बराबर क्या होता है, b² - 4ac बराबर b का मान देख लीजिए कितना है 1, तो क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना है √2 गुना c का मान भी कितना है -√2, ऐसे दिया गया सर, ठीक है, बराबर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, देखिए डबल माइनस आ रहा है ना, जब डबल माइनस आता है तो क्या हो जाता है प्लस, और 4 और √2 और √2 क्या हो जाएगा 4 गुने 2 हो जाएगा, यानी बराबर 1 + 4 दूनी 8, तो 8 हर एक कितना हो जाएगा 9। तो देखिए डी का मान कितना निकल कर आया, 9 निकल कर आया सर। एक बार आपको फिर से बता देते हैं, अगर डी का मान 0 आता है तो 2 बराबर मूल होगा, ठीक है, 2 बराबर मूल होगा,
समझ लीजिए, आपको दो बराबर मूल होगा। कब बराबर मूल होगा? जब डी बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा तो दो बराबर मूल होगा। अगर डी का मान, ठीक है, 0 से बड़ा हो जाएगा यानी कि प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, तो दो भिन्न मूल होगा, दो भिन्न मूल होगा। और d का मान माइनस में चला जाएगा यानी 0 से क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, तो इसका कोई मूल नहीं होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सर समझाया गया। तब देखिए d का मान क्या आ गया? प्लस में आ गया, +9 आया है ना, इसलिए क्या होगा? इसका दो बराबर मूल नहीं बल्कि इसका क्या हो जाएगा? दो भिन्न मूल होगा। तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखा जाएगा? चूंकि d बड़ा है 0 से, नीचे लिख सकते हैं ना, इसलिए लिखेंगे इसलिए इसका क्या होगा? दो भिन्न मूल होगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि ये 10वां प्रश्न भी आपका हल हो चुका है। अब चलिए 11वां प्रश्न की ओर आपको लेकर के चलते हैं सर। एक द्विघात समीकरण क्या लिखता है? एक द्विघात समीकरण के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान निकाले। अब इसमें भी के का मान ज्ञात करने बोला, मूल समान है। तो अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया ना, देखिए अभी इस पिछला प्रश्न बताया कि दो बराबर मूल, बराबर मतलब क्या हो गया? समान। ठीक है, तो d बराबर क्या होगा? 0 होगा, तो दो बराबर मूल होगा या फिर दो समान मूल होगा, यही चीज आपको पूछ रहा है। चलिए यहाँ पर इसको एक बार हल करके देख लेते हैं। के और एक्स स्क्वायर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? के एक्स का स्क्वायर। के और इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2kx, ये हो जाएगा। प्लस का प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो गया बात? अब यहाँ से जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्वेश्चन में बोला है कि मूल समान है, मूल समान है, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे? इसलिए d बराबर क्या होगा? 0 होगा। सारे स्टूडेंट ध्यान पूर्वक से समझने का प्रयास कीजिए कि मूल समान है, मूल समान है, इसलिए d का मान क्या होगा? 0 होगा। मूल क्या है? समान है, इसलिए d का मान क्या होगा? 0 होगा। तो d बराबर 0 होगा तो नीचे लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो b का मान देख लीजिए, यहाँ पर b का मान कितना दिया गया है? -2 k का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान कितना है? k गुना c का मान कितना है? 6 बराबर 0। देखिए -2k का स्क्वायर यानी कि 4k का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का माइनस, 4 छक 24 के बराबर 0। अब यहाँ पर हल करके दिखाते हैं सर। देखिए इन दोनों के पास से कॉमन निकलेगा, क्या कॉमन निकलेगा? इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 24 है, यानी कि 4, और इसके पास भी के है, इसके पास भी के है, तो 4 के कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा? के, सिर्फ क्या बचेगा? के माइनस, देखो 24, तो 4 छक्के 24 बराबर 0। अब देखो ये जो 4 के यहाँ पर गुना में है ना, यहाँ पर गुना में है तो उधर जाएगा, कहाँ चला जाएगा? भाग में, तो k माइनस 6 बराबर 0/4k, यानी k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो इस प्रकार से आप इसका हल निकाल सकते हो सर। देख लो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो k का मान कितना आया? 6 निकल कर आया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी 3, 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 का बोला है सामान्य अंतर। सामान्य अंतर का मतलब हुआ कि आपको डिफरेंस निकालना है यहाँ पर। तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे? डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस बराबर क्या होता है? a2 - a1। a2 का मान देखिए कितना दिया गया है? ये a1 हो गया, ये आपके लिए a2 हो गया, ये आपके लिए a3 हो गया। तो a2 का मान हम लोग को कितना दिया गया है? 3 + √2, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक ना। a2 का मान 3 + √2 और a1 का मान कितना है? 3। तो इस 3 से इस 3 को क्या करो? क्लियर कर दो। क्या बच गया हमारे पास? √2, यानी डिफरेंस कितना आया है? √2 का आया हुआ है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस प्रकार से देखिए कि 12 नंबर प्रश्न भी आपका हल हो चुका है। अब चलो 13 नंबर बताते हैं। 13 नंबर में क्या दिया गया है? ये आपका a1, ये क्या है? a1, ये आपके लिए क्या दिया गया है? a2, ये आपके लिए क्या दिया गया है? a3 दिया गया है। का 10वां पद, कौन सा पद ज्ञात करने बोला है? 10वां पद ज्ञात करने बोला है। ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट और समझने का प्रयास कीजिएगा, सीखिए। इन सारे प्रश्न जो है ना, ये सब का सब 2024 का प्रश्न सर। हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, इस वीडियो में लगातार आप बने रहिए, आपको सभी प्रश्न को आपको कराया जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अंत तक देखिएगा तो आपका हर एक प्रश्न का यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन आपको सिखाया जा रहा है सर।
देखिए यहाँ पर A1 A2 हो गया 10वां पद, क्या ज्ञात करने बोला है 10वां पद। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। तो हम लोग बराबर देंगे A2 का मान देखो कितना -1/2 है, और माइनस फिर -1 कितना दिया गया -3 दिया गया, माइनस के केवल बैठा देना है सर। देखिए A2 का मान कितना है, A2 का मान 1/2, इस फॉर्मूला वाला माइनस के यहाँ पर बैठा दिए, और अपना A1 का मान कितना है -2, फिर से बराबर दे दिए, -1/2, यहाँ पर माइनस यहाँ पर माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसको आप भिन्न आपका फ्रैक्शन में आ गया, 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2, तो -1 प्लस 2 तिया 6। अब देखिए जब इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5/2। तो हम लोग का यहाँ पर डिफरेंस कितना निकल करके आया है 5/2 आया है। क्या ज्ञात करने बोला है 10वां पद। लास्ट में आप क्या लिख लो ना, A10 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A+9D। तो A+9D होता है, ए का मान यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग कि ए का मान कितना दिया गया -3 है, प्लस 9 गुने डी का मान कितना आया है 5/2 आया हुआ है सर। देखिए 5/2 बराबर देंगे -3 प्लस 9 × 45, 45/2। इसका फिर से हम लोग भिन्न का जोड़ में आ गया, फिर से इसको हल कर लेंगे। 1 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 2, तो 1 का पहाड़ा में 2, 2 तिया कितना हो जाएगा -6, प्लस का प्लस और कितना हो जाएगा 45, यानी इसको घटाएंगे 45 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा 39/2। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए कितना आया, प्रश्न संख्या 13 का हल हो चुका है। अब प्रश्न संख्या 14 कर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर प्रश्न संख्या 14 क्या कहते हैं, देखो बिंदुओं A 1,2 और B 4,6 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने बोला है, क्या ज्ञात करने बोला है दूरी। तो हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको बताएं, इस प्रकार के एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर A होता है, यहाँ पर B होता है। A का मान देखिए कितना दिया गया है, यानी A का निर्देशांक कितना दिया गया है 1,2, B का निर्देशांक कितना दिया गया है 4,6। ये निर्देशांक दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि फर्स्ट वाला x1 का मान होता है, सेकंड वाला x2 का मान होता है, ठीक है। सॉरी y1 का x1 और y1 का मान होता है, ठीक है, x1 और y1। ये क्या हो जाता है x2 और ये क्या हो जाता है y2 का मान हो जाता है। सर क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं दूरी याद करके। तो दूरी AB बराबर, दूरी AB बराबर फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देख लीजिए। फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट बंद y2 - y1 का होल स्क्वायर, बराबर के नीचे बराबर देना है। x2 का मान वहाँ पर से देख लो, x2 का मान कितना है सर 4 है, -x1 का मान कितना है 1 है, और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस का प्लस y2 का मान देख लीजिए कि 6 दिया गया है, -y1 का मान कितना 2 दिया गया है, इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और फिर इसी में अंडर रूट डाल देंगे, ठीक है। 4 में से घटा दीजिए तो 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 2 घटा दीजिए तो 4 का स्क्वायर, अंडर रूट कर दिए। देखो 4 में से 1 तो 3, 6 में से 2 तो 4, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 जो कितना हो जाएगा 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो फाइनली कितना निकल करके आएगा 5 आंसर आएगा। देखिए तो दूरी ए बी का मान कितना निकल कर आया 5 निकल करके आ गया। अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 कर आगे आपको बताते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोलता है, बिंदुओं ये जो दिया गया है ये ए का निर्देशांक दिया गया है, ये आपके लिए बी का निर्देशांक दिया गया, ठीक है, ए और बी का निर्देशांक दिया गया है। आगे बोलता है बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये पी का मान दिया गया, ठीक है, ए बी और पी का मान दिया गया है, तो मान निकाले। जब इस प्रकार का हम लोग का रहता है यहाँ पर देखिए, तो ये रहता है ए का मान, ये रहता है बी का मान, और बीच में जो क्लियर रहता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब बीच का बिंदु, उसको क्या कहा जाता है पी कहा जाता है। देखिए ए का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया है, ठीक है, और बी का मान हम लोग देख लेते हैं कितना दिया गया 3,5 दिया गया है। आप लोग सभी को दिखाई पड़ रहा होगा। पी का मान कितना दिया गया x, y दिया गया, ठीक है। तो मध्य बिंदु पी का निर्देशांक, निर्देशांक ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है x बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर का और यहाँ पर का दोनों आपस में क्या है बराबर है। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी क्या है 1 है, अगर यहाँ पर m है तो यहाँ पर भी क्या है m है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार जब मध्य बिंदु वाला क्वेश्चन आता है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है x बराबर, जैसे x बराबर क्या फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, और y बराबर क्या हो जाता है y1 प्लस y2/2 हो जाता है सर, ठीक है।
ये फॉर्मूला हो जाता है। तो किसका, मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला। तो हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एक्स बराबर सीधा, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं निकालना है। एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2/2। x1 का मान बताइए, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, x1 का मान 7 दिया गया, प्लस x2 का मान 3 दिया गया, बटे 2 हो जाएगा। तो 7 3 10/2 हो जाएगा, काटेंगे तो 5 आ जाएगा। देखिए तो हमारा आंसर कितना आया, x = 5 निकल कर का आया। अब इसी प्रकार y बराबर निकालेंगे। देखिए y बराबर फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2/2 होगा। तो y1 का मान चेक कर सकते हैं, y1 का मान कितना है 1, प्लस y2 का मान कितना 5, 5/2। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 5 और 1 6 बटे कितना हो जाएगा 2, 2 तिया कितना हो जाएगा 6। यानी कितना आंसर निकल करके आया, y बराबर कितना आया है 3 निकल करके। आगे आप देख सकते हो x का मान 5 और y का मान कितना आया 3। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या लिख सकते हैं, मध्य बिंदु, देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक बोला था ना, मध्य बिंदु बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5,3 और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ये हमारा ये जिसमें जितने नंबर पे ये आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसी को आपको टिक कर देना है, ये जो आया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सबका एक एक करके आपको आंसर करके दिखाया, सर टोटल 15 क्वेश्चन आपको आज करके दिखा दिया गया है। तो आप सभी से ये आशा करते हैं कि आज हम यहाँ पर आपके लिए पार्ट 1 लेकर आए थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और अगर एक ही दिन में सारे 30 क्वेश्चन का अगर कवर किया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन को यानी 15 क्वेश्चन को आज यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया गया है, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो पे आपको 16 से लेकर के 30 नंबर तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यानी कि कल के जो वीडियो आएंगे उसमें 16 से लेकर 30 नंबर तक के प्रश्न को आपको सॉल्व करके दिखाया जाएगा। आज का वीडियो लंबा ना हो जाए यही कह करके यहीं पर 15 नंबर यानी टोटल 15 क्वेश्चन को ही सॉल्व करके यहाँ पर रोका जाएगा। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो फ्रेंड्स हम आपसे यही आशा करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज के वीडियो हम लोग यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।